जय हिंद। जिन्होंने भी पाचन तंत्र के पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है, एक बार पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो को देख लीजिएगा ताकि ये पार्ट सेकंड आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी आंत, देखिए छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। पहला भाग है इलियम, जो कि सबसे बड़ी भाग होती है। इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर के आसपास, ये आपको गुलाबी कलर में दिखाई दे रहा होगा। दूसरा भाग है जेजुनम, जो कि ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इससे हल्का छोटा होता है। इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर के आसपास होता है। इलियम की लंबाई 3 मीटर, इसको याद रख लीजिएगा। और सबसे छोटा भाग है ये डोडेनम, जिसको पकवासे भी कहते हैं। अब बात करते हैं पकवासे, जिसको डोडेनम कहते हैं। इससे 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला है सेक्रेटिन और दूसरा है कोलेसिस्टोकाइनिन। सेक्रेटिन जो है अग्न्याशय को उत्तेजित करके रखता है कि जैसे अमाशय से भोजन पकवासे में आएगा, तुम उधर से अग्न्याशय रस छोड़ देना। और ये कोलेसिस्टोकाइनिन ये पित्ताशय को बता के रखता है भाई जैसे भोजन अमाशय से पकवासे में आएगा, तुम पित्त रस को छोड़ देना। वैसे ही करते हैं, जैसे भोजन अमाशय से पकवासे में आते हैं, तुरंत पित्ताशय पित्त रस को छोड़ देते हैं और ये भोजन में आकर के मिल जाते हैं। जैसे भोजन में आकर के मिलते हैं, भोजन के माध्यम को ये क्षारीय बना देते हैं। कौन क्षारीय बनाएगा? पित्त क्षारीय बनाएगा। जैसे ही अमाशय से भोजन पकवासे में आते हैं, सबसे पहले पित्त ही आकर के हमारे भोजन में मिलते हैं और पित्त क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 8 होता है। क्षारीय होने के कारण ये भोजन को भी क्षारीय बना देता है। इन चीज़ों को याद रखना है। अब हम बात करेंगे अग्न्याशय रस की। देखिए अग्न्याशय रस की अगर मैं बात करूं तो पित्त के बाद ये अग्न्याशय रस भोजन में आकर के मिलता है। देखिए अग्न्याशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि अग्न्याशय रस के अंतर्गत 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ये तीनों एंजाइम का अलग अलग काम होता है। किसी का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाना, किसी का काम होता है वसा को पचाना, किसी का काम होता है प्रोटीन को पचाना। अर्थात तीनों चीज़ों को पचाने की क्षमता होने के कारण ही अग्न्याशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इन चीज़ों को याद रखना है। ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों चीज़ को पचाते हैं। इन तीनों चीज़ों को पचाने की क्षमता होने के कारण ही अग्न्याशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एकदम याद रखना है, गांठ मान लीजिएगा। इसमें कौन कौन से एंजाइम पाई जाती है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाते हैं, एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं और लाइपेज वसा को पचाते हैं। इनको याद रखना है। अब देखिए ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन नामक प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। इनको याद रखना है। ट्रिप्सिन पेप्टोन नामक प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज जो है ये मांड अर्थात स्टार्च, जिसको कार्बोहाइड्रेट करते हैं, ये चोकर करते हैं, उसको ग्लूकोज में बदल देता है। लाइपेज वसा यानी फैट को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदल देता है। याद रखना है, लाइपेज जो है वसा यानी फैट को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदल देता है। यह क्रिया इमल्सीकरण कहलाता है। इनको एकदम बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद भोजन जाएगा जेजुनम में। जेजुनम को हिंदी में मध्यांत्र कहते हैं। जेजुनम की अगर मैं बात करूं तो यह छोटी आंत का मध्य वाला भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर के आसपास होता है। जेजुनम में भोजन को फैला दिया जाता है। इस वाले एरिया में भोजन को फैला दिया जाता है ताकि भोजन के साथ जो पकवासे में एंजाइम मिला है वो अच्छे से भोजन में घुल मिल जाए, अच्छे से भोजन में एंजाइम घुल मिल जाए। इस वाले एरिया में भोजन को क्या करता है? फैला दिया जाता है। इन चीज़ों को याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे इलियम, जो कि छोटी आंत के लास्ट वाले भाग हैं और सबसे बड़ी भाग है। इलियम जो है छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है और सबसे लास्ट वाला भाग है। इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर के आसपास होता है। इनको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए छोटी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इस वाले एरिया में भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण होता है। याद रखिए छोटी आंत के इलियम वाले भाग में भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। और पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है, इसी में एक उद्वार अर्थात बिली नामक रचना पाई जाती है। उसी के माध्यम से जो भोजन पच जाता है वो रुधिर में पहुंचता है। उसी क्रिया को अवशोषण करते हैं। अर्थात पचा हुआ भोजन रुधिर में पहुंचना ही अवशोषण कहलाता है। याद हो गया? अब देखिए इसी वाले एरिया से अर्थात इलियम वाले एरिया से ही आंतरिक रस निकलता है। आंतरिक रस की अगर मैं बात करूँ तो एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर के आसपास निकलता है। एक स्वस्थ मनुष्य में आंतरिक रस लगभग 2 लीटर के आसपास निकलता है। अर्थात प्रतिदिन 2 लीटर स्रावित होता है। इसमें 5 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। याद रखना है, पहला इरिप्सिन, दूसरा मल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज और एक है लाइपेज। लाइपेज याद रखना है। लाइपेज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, अग्न्याशय रस से निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं। अब सभी एंजाइम्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इरिप्सिन जो है, इरिप्सिन ये पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। यहाँ पे प्रोटीन का पूरी तरह पाचन हो जा रहा है। इरिप्सिन पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल दे रहा है और मल्टेज जो है मल्टोज को ग्लूकोज में बदल दे रहा है।
सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में बदल दे रहा है, जबकि लेक्टेज जो है लेक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, और लाइपेज जो है बसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदल दे रहा है। इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये इरिप्सिन पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलते हैं। इरिप्सिन नामक एंजाइम पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देते हैं। याद हुआ। अगला क्वेश्चन, मल्टेज जो है मल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में बदल देता है। लेक्टेज लेक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देता है। और लाइपेज बसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदल देता है। इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। देखिए इसमें 3 नाम जो है आपको ऐसे याद हो जाएगा। मल्टेज कहेगा तो मल्टेज मल्टोज को बदलेगा ग्लूकोज में। सुक्रेज कहेगा तो सुक्रेज सुक्रोज को बदलेगा। ग्लूकोज तो होगा एक फ्रुक्टोज लगा देना है। लेक्टेज कहेगा तो लेक्टेज लेक्टोज को बदलेगा। ग्लूकोज तो होगा ही, इसमें गैलेक्टोज लगा देना है। ये तीनों तो याद हो गया। एक याद करना है तो ये सिर्फ इरिप्सिन वाला थोड़ा है टफ, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। इरिप्सिन जो है पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलते हैं। अब भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुँचेंगे। अब इनकी चर्चा करते हैं। बड़ी आंत की बात करेंगे। देखिए बड़ी आंत का मुख्य काम है जल का अपशोषण करना। बड़ी आंत में अपेंडिक्स नामक एक अंग है जो कि ये अपसेसी अंग के रूप में पाया जाता है। इस अपेंडिक्स का मेन काम होता है घास भूसा को पचाना। देखिए मनुष्य में अब ये जो अपेंडिक्स है ये विलुप्त हो रहा है। कारण क्योंकि मनुष्य तो घास भूसा खाता है नहीं। जब घास भूसा नहीं खाएगा तो धीरे धीरे अंग विलुप्त होगा ही। इसी वाले एरिया को अपेंडिक्स कहा जाता है। इन चीज़ों को याद रखना है। हालांकि ये अपेंडिक्स वाला जो एरिया है ये गाय भैंसों में बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसका तो मेन काम है घास भूसा को पचाना ही, इसलिए उसमें ये बड़ा होता है। लेकिन मनुष्य जो है घास भूसा नहीं खाते हैं, इसीलिए इसमें अब ये अपसेसी अंग के रूप में पाए जाते हैं। इनको याद रखना है। अपच भोजन को जीवाणु मल में बदल देते हैं। इसी बड़ी आंत में अपच भोजन को जीवाणु मल में बदल देते हैं। मल का रंग जो है पीला होता है। ये बिलिरुबिन के कारण, ये जो बिलिरुबिन निकलते हैं यकृत में बनते हैं। यकृत से निकल करके ये बिलिरुबिन मल में मिलते हैं और मल का रंग पीला कर देते हैं। मल मलाशय में एकत्रित होते हैं। इन चीज़ों को भी याद रखना है। मल जो है इस मलाशय में, जिसको रेक्टम कहते हैं, मलाशय में स्थित रहता है। अब हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत को 4 भागों में बांटा गया है। पहले ऊपर की ओर जो ये जाएगा इसको असेंडिंग कोलोन कहेंगे। फिर ये जो लाल कलर में दिखाई दे रहा है ये ट्रांसवर्स कोलोन कहलाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक, इसको डिसेंडिंग कोलोन कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक वाले एरिया को सिग्मोइड कोलोन कहा जाता है। इनको याद रखना है। ये है मलाशय, इसी में मल जो है एकत्र रहता है। इनको एकदम बिल्कुल याद रखना है। और इसको कहते हैं गुदाद्वार, और मल जो निकलते हैं बाहर इसी के माध्यम से। एकदम बिल्कुल इनको याद रखना है, किसी भी स्थिति में भूलने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जब भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचते हैं तो सबसे पहले सेसम वाले एरिया में पहुंचते हैं। ये जो पीला तरह दिखाई दे रहा है इसी सेसम वाले एरिया में पहुंचते हैं। फिर ये भोजन धीरे धीरे ये ऐसे ऐसे करके ये गुदाद्वार के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। आपको मैंने उधर कहीं नहीं बताया कि जल का अपशोषण कहाँ होता है। देखिए जल का अपशोषण बड़ी आंत में ही होता है। बड़ी आंत में जल का अपशोषण हो जाता है और शेष जो मल जो है, जो कि अपच भोजन को जीवाणु मल में बदल देते हैं, वो मल धीरे धीरे गुदाद्वार के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इनको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है डायरिया की बीमारी में ये बड़ी आंत खराब हो जाता है। जब बड़ी आंत खराब हो जाता है तो जल को वो सोख नहीं पाते हैं। जल जब नहीं सूखता है तो वही पानी वाला लेटरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। वो जो पेट खराब होता है, जो कहते हैं कि मेरा पेट खराब हो गया, अरे क्या बताएं, लूज मोशन हो गया। लूज मोशन ये पेट खराब होने से नहीं होता है, ये आपके बड़ी आंत में प्रॉब्लम होने के कारण होता है। बड़ी आंत जैसे खराब होता है वो जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। जब जल अवशोषित नहीं होगा तो जो अपच भोजन है, जो मल में बदला है, वो पानी के साथ आएगा। आपके शरीर का जो पानी है वो पानी अंदर आ जाएगा, अधिक बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलेगा तो आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगा। वही कहते हैं कि भाई ORS का घोल पी तो शरीर में ताकत रहेगा। यानी ORS का घोल इसलिए पिलाया जाता है ताकि एक तरफ से पानी निकल रहा है एनर्जी वाला और दूसरी तरफ से हम एनर्जी वाला पानी ले रहे हैं तो शरीर में ताकत बना रहता है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब देखिए अमाशय में ये पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये प्रोटीन को तोड़ ताड़ करके छोटे छोटे प्रोटीन अर्थात पेप्टॉन्स में बदल देते हैं। अर्थात बड़े वाले प्रोटीन को तोड़ ताड़ करके छोटे छोटे प्रोटीन में बदलना, अर्थात वो छोटे छोटे जो प्रोटीन है उसको पेप्टॉन्स कहा जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ ताड़ करके पेप्टॉन्स में बदल देते हैं। क्लियर है। अब ये पेप्टॉन्स ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो कि पकवासे में पाए जाते हैं, उस पेप्टॉन्स को और छोटे छोटे प्रोटीन अर्थात पेप्टाइड में बदल देते हैं। इन चीज़ों को याद रखना है। फिर छोटी आंत में पाए जाते हैं इरिप्सिन नामक एंजाइम। ये इरिप्सिन एंजाइम क्या करते हैं, उस पेप्टाइड को और तोड़ ताड़ करके लास्ट में एमिनो एसिड बना देता है। याद हो गया।
आमाशय में पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल दिया, और ट्रिप्सिन ये पकवाशय में इस पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल दे दिया। लास्ट में छोटी आंत में इरिप्सिन नामक एंजाइम जो पाया जाता है, जो पेप्टाइड को एकदम लास्ट में एमिनो एसिड में बदल दिया, अर्थात प्रोटीन का लास्ट में पाचन हो गया। छोटी आंत में प्रोटीन का अंतिम रूप से पाचन हो गया। अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा, पचने के बाद ये चला जाएगा रुधिर में। क्लियर है। अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कैसे पाचन होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होता है मुंह से। मुंह से स्टार्ट हुआ, पकवाशय में ये क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं, ये मुंह से जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होता है, मुंह में टाइलिन और एक डायस्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट अर्थात मांड जिसको स्टार्च करते हैं, स्टार्च को चोकर कहते हैं, उस चोकर को, यानी चोकर मतलब फाइबर, इसको पचाने का काम करते हैं। ठीक है, इसको पचा करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखिए, मुंह में टाइलिन यानी टाइलिन और डायस्टेज नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचा करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ मुंह में तो पचा ही रहा है, तो भाई पकवाशय में क्यों जाएंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भोजन खाने के चक्कर में कि मोबाइल देखेंगे, ये देखेंगे, जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में कार्बोहाइड्रेट के सही से पचा नहीं पाते हैं। अब जिसको आप नहीं पचा पाएँ वही चीज़ लास्ट में एमाइलेज कम करेगा। अब जितना पचा पाएँ ठीक है, जितना नहीं पचा लास्ट में एमाइलेज क्या करेगा, वही कार्बोहाइड्रेट को पचा करके लास्ट में पूरी तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है, किसी तरह का कोई दिक्कत। देखिए मुंह में टाइलिन डायस्टेज नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट मान स्टार्च यानी चोकर जिसको कहते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन मुंह में नहीं हो पाया था, उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन अंतिम रूप से एमाइलेज नामक एंजाइम कर देता है और पाचन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। अब थोड़ा एक और टॉपिक है, देखिए मुंह में भोजन के पाचन को बोलस कहते हैं। याद रखिएगा, मुंह में भोजन के पाचन को क्या कहेंगे, बोलस। मुंह में भोजन के पाचन को बोलस कहेंगे। अब पेट में भोजन के भोजन के पाचन को काइम कहेंगे। याद रखिएगा, पेट में भोजन के पाचन को काइम कहेंगे। मलाशय से मल निकलना काइल कहलाएगा। याद रखिएगा, पेट में भोजन का पाचन काइम कहलाएगा। अब मलाशय से जब मल निकल जाएगा तो उसको काइल कहा जाएगा, काइल। क्लियर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।